सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कह रहा है कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का कौन सा सूत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस क्यूसेंट कहते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको बार बार पूछा जाता है, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है। और कंपटीशन एग्जाम में भी ये फॉर्मूला पूछा जाता है। अगर आप 12th के बाद कोई कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो देखिएगा, जब आप आईक्यू लेवल निकालते हैं बुद्धि लब्धि, तो MA/CA करना है गुना 100। MA/CA गुना 100 मतलब क्या हुआ कि मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु गुना 100 करेंगे तो हमारा बुद्धि लब्धि निकल जाएगा। यानी मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 इज इक्वल टू आईक्यू। समझ गए? तो आईक्यू निकालने का जो सूत्र है ये मानसिक आयु और कलानुक्रमिक आयु। देखो, अगर यहां मानसिक आयु कलानुक्रमिक आयु थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। मान चलिए ये बबुआ है, ये छोटा बच्चा है और इसका जन्म हुआ था 2010 में, समझ गए, और 2025 हुआ आज, तो इसका साल कितना हो गया? आज ये 15 साल का हो गया। समझ गए? 2025 चल रहा है तो 15 साल का हो गया। 2010 में इनका जन्म हुआ था। अब क्या होता है, ये जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो ये जो है 15 साल के अनुसार ये जो है क्लास 9th में है, क्लास 9th में। लेकिन जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो 12 क्लास के बच्चों का गणित के सवाल को हल कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मानसिक पावर ज्यादा है, मेंटल पावर ज्यादा है, इसलिए अपने सीनियर के जो सवाल हैं गणित के उसको हल कर देता है। इसलिए इसका जो वास्तविक आयु है वो 15 वर्ष है। और वास्तविक आयु को ही हम लोग CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। मतलब 15 साल हो जाएगा वास्तविक आयु, 15 ईयर। और इसका मेंटल पावर ज्यादा है तो इसका मानसिक आयु ज्यादा हो जाएगा, यानी मेंटल एज ज्यादा हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा? वो 12 क्लास के बच्चों का जो एज होता है कितना साल होगा? लगभग 20 साल, है ना। 20 साल आप मानिए 12 क्लास के बच्चों का एज होता है, तो इसका मेंटल एज हो जाएगा 20 साल। तो क्या बताओ, अब आपका मेंटल एज कौन सा होगा? आप हैं 15 साल के, आप कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद आप प्रोफेसर का लेक्चर दे दिए। जो लेक्चर प्रोफेसर के लिए था वो प्रोफेसर का उम्र होना चाहिए 40 साल, लेकिन आपने उसका लेक्चर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि आपका मेंटल पावर ज्यादा है, तो आपका मेंटल एज 40 साल के बराबर हो जाएगा। और आपका जो रियल एज है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ से लेकर के अभी तक जो समय हुआ है, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। तो मेंटल एज उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा बुद्धि होगा। हमारे अंदर बुद्धि ज्यादा है तो मेंटल एज हमारा ज्यादा होगा। और कोई बच्चा मंद बुद्धि का इसलिए हो जाता है क्योंकि वो मानसिक तौर पर कमजोर हो जाता है, उसका मेंटल एज घट जाता है। अगर कोई LKG का बच्चा है, LKG का बच्चा अगर 5 साल का है, 5 साल का, लेकिन वो LKG का बच्चा 7 साल के जो किताब के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चों के लिए जो किताब बनाया गया है उसको अगर पढ़ लेता है तो भले ही ये LKG बच्चे का उम्र 5 साल हो, लेकिन इसका मानसिक उम्र कितना हो जाएगा? 7 साल हो जाएगा। समझ गए? तो यहां क्या करना है? मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु। अब क्या करोगे? तो मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु, तो मतलब इसका मानसिक आयु 20 साल और रियल एज 15 साल, तो 20 बटे 15 गुना क्या करेंगे जी? 100 से गुना करेंगे। तो यहां हल करके जो निकलेगा यही होगा आईक्यू लेवल। कितना आसान है जी। क्या ये सब सवाल आएगा तो नहीं बनेगा। और चैप्टर 1 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक हम कई बार बोले हैं, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक ईमानदारी से अगर पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम में 75% ज्यादा नंबर आएगा, 75% से ज्यादा नंबर आएगा। क्योंकि चैप्टर 4 के बाद जो आपका चैप्टर है वो उतना ज्यादा नहीं है, उसमें इतना याद रखिएगा। तो क्या इसका आंसर लगाइएगा जी? MA/CA गुना 100। तो MA को मानसिक आयु कहते हैं, CA को कलानुक्रमिक आयु कहते हैं। हिंदी रूप में भी दिया जा सकता है, ज्यादा अंग्रेजी मतलब थोड़ा याद रखना है, अंग्रेजी ज्यादा नहीं बनना है, हम लोग हिंदुस्तानी है, ठीक है। अब देखो अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बुद्धि के किसी सिद्धांत में G कारक और S कारक को महत्वपूर्ण माना गया है। अब आपको पता है कि स्पीयरमैन साहब, स्पीयरमैन जो है, स्पीयरमैन बुद्धि के एक कारक के सिद्धांत किसने दिया था? बीने ने दिया था। जो भी है, बुद्धि का एक कारक के सिद्धांत कहता है कि बुद्धि सिर्फ एक बहुत बड़ा समुच्चय का संग्रह है। यानी बुद्धि जो है बहुत बड़ा चीज से, बहुत सारी चीज से मिलकर के बुद्धि का निर्माण होता है। उसको बुद्धि के एक कारक के सिद्धांत कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? तो उसको हम लोग बुद्धि के एक कारक के सिद्धांत कहेंगे। लेकिन बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बना है। स्पीयरमैन साहब ने कहा कि बुद्धि जो है 2 कारक से मिलकर बना है। पहले क्या कहा? पहले मतलब जो है
एक कार्यकीय सिद्धांत निकला। एक कार्यकीय सिद्धांत के बाद एक्सपेरिमेंट ने कहा नहीं वो गलत है भाई, एक कार्यकीय सिद्धांत नहीं, बुद्धि दो कारक से मिलकर बनाता है, एक होता है जी फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर। अब देखोगे जी फैक्टर और एस फैक्टर, उसके बाद जी फैक्टर का मतलब होता है सामान्य कारक यानी जनरल, जी से जनरल, और एस से स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। तो विशिष्ट कारक, सामान्य कारक लेकर के हम लोग जन्मजात पैदा लेते हैं और विशिष्ट कारक को हम लोग अर्जित करते हैं। जैसे कि कोई टीचर है, कोई वकील है, उनके अंदर विशिष्ट कारक ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या बन जाते हैं, टीचर, वकील या फिर कुछ स्पेशल आदमी बन जाते हैं। और सामान्य कारक जिसके अंदर जितना ज्यादा होगा, जी फैक्टर जिसके अंदर जितना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। और एस फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। अब बात यहां ये आई कि एक्सपेरिमेंट साहब जो है ये दिया था आपका द्विकारकीय सिद्धांत। द्विकारकीय सिद्धांत में इन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर दोनों कारक में से जी कारक अगर ज्यादा पाया जाएगा तो वो व्यक्ति ज्यादा मानसिक तौर पर मजबूत होगा। तो इसी को महत्वपूर्ण माना गया है। तो जी कारक को किसमें, तो द्विकारक के सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। पूछेगा कि जी कारक से मतलब द्विकारक के सिद्धांत किसने दिया था, एक्सपेरिमेंट ने दिया था। फिर इसके बाद एक और सिद्धांत निकल जाता है जिसको त्रिकारकीय सिद्धांत कहते हैं, वो दिया था स्टर्नबर्ग ने। और उसके बाद फिर निकल जाता है बहुकारकीय सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, तो कई कैटेगरी में बढ़ जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न की बात करते हैं बाबू। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां बात करेंगे कौन सा कथन सही है, तो आप देखिएगा बुद्धि लब्धि बुद्धि का सूचक होता है, बिल्कुल सही। जिसका बुद्धि लब्धि जितना ज्यादा होगा उसका बुद्धि भी उतना ज्यादा होगा। बात सही है कि नहीं, जिसका बुद्धि लब्धि जितना ज्यादा होगा उसका बुद्धि भी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धि लब्धि किसका सूचक है, बुद्धि लब्धि बुद्धि का सूचक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता किससे करती है। देखिएगा, एक होता है इडिपस मनोग्रंथि, एक होता है इडिपस मनोग्रंथि। इडिपस एक राजा का नाम था, एक होता है इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, इलेक्ट्रा एक लड़की का नाम था। समझ गए। अब इडिपस एक राजा का नाम था जिन्होंने क्या किया था, अपने पिता का हत्या कर दिया था और अनजाने में अपनी मां से शादी कर लिया था। और इलेक्ट्रा एक लड़की का नाम था जिन्होंने अपनी मां की हत्या कर दी थी और अनजाने में अपने पिता से शादी कर लिया था। इस तरह की घटना घट चुकी है। देखिएगा, तो फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां जो प्रतियोगिता करती है वो अपनी मां से, है ना, लड़कियां अपनी मां से प्रतियोगिता करती है और अपने बाप से लगाव देखती है, अपने बाप को ज्यादा मतलब चाहती है और अपनी मां से कहने की नफरत करती है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रा। और इसके जस्ट लड़कों में क्या पाया जाता है, तो लड़कों में इडिपस ग्रंथि पाया जाता है। और इडिपस ग्रंथि पाए जाने के कारण लड़के जो है अपने पिता से प्रतियोगिता करते हैं और मां से ज्यादा लगाव रखते हैं। अब ये जो सवाल आएगा कि इडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, ये सवाल अगर आएगा तो अगर दोनों में से कोई एक पूछेगा तो आराम से इसको आंसर में कर सकते हो, एग्जाम में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं बाबू। क्या पूछा गया है कि एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितना होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लब्धि हमेशा जो होगा वो होगा 90 से 110, 90 से 110 के बीच होता है। समझ गए, कहीं 110 नहीं निकल करके कहीं 109 निकला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और सामान्य व्यक्ति का जो बुद्धि लब्धि लगभग 90 से 110 इसलिए होता है क्योंकि उसका मेंटल एज और जो क्रोनोलॉजिकल एज है वह लगभग बराबर होता है। समझ गए, जितने भी व्यक्ति हैं उसका मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज लगभग बराबर होता है। इसलिए सामान्य जो है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सामान्य व्यक्ति का बराबर होता है। इसलिए 90 से 110 के बीच यानी 90 से 109 के बीच उसका क्या होता है, रेंज होता बुद्धि लब्धि का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, इसका उल्लेख करें। तो इस सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया था, यानी दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व से मिलकर नहीं बना होता है, बल्कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का समावेशित रूप है। यानी बुद्धि कई प्रकार के बुद्धियों से मिलकर बना होता है। गार्डनर ने यह भी बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। तो ये हो जाएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो क्या आपको अगर बहुबुद्धि का सिद्धांत अगर पूछेगा, हाँ बहुबुद्धि का अगर सिद्धांत पूछेगा तो आप बता सकते हो, बिल्कुल आप बता सकते हो। अगला प्रश्न पूछा गया कि फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल क्या है। फ्राइड जो है मन को 3 भाग में बांटा, एक हो जाएगा चेतन, एक हो जाएगा अर्धचेतन, एक हो जाएगा अर्धचेतन और एक हो जाएगा अवचेतन।
समझ गए? चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। चेतन आपका वर्तमान से संबंधित सारी क्रियाएं, मानसिक प्रक्रिया आपका चेतन से संबंधित है, और अर्धचेतन वो है जो, अर्धचेतन का मतलब हुआ कोई भी चीज को आप भूल चुके हैं लेकिन वो चीज आपके सेव कहां जाके होता है? अर्धचेतन में जाके सेव होता है। अवचेतन की बात करें तो अवचेतन वो चीज है जिसको आप पूरा भूल चुके हैं और याद करने पर वो याद नहीं आएगा, तो वो आपका अवचेतन में जाके सेव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, फ्राइड ने मन को कितने स्तर में बांटा? मन का 3 स्तर बताया उन्होंने कहा कि वर्तमान से संबंधित जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो चेतन में होता है, और जो चीज हम लोग भूल चुके हैं लेकिन याद करने पर याद आ जाएगा वो हमारा मन के अर्धचेतन वाला स्तर में जाके सेव है। उसके बाद जिसको हम लोग पूर्ण भूल चुके हैं, आज से 5 साल पहले जो बर्थडे मनाए थे, तो बर्थडे पार्टी में कौन कौन आया था आपको याद है? नहीं है, पूरा भूल चुके हैं, तो वो हमारा अर्धचेतन वाला लेवल में जाके सेव होता है। तो कहता है कि आकारात्मक मॉडल, मन का आकारात्मक मॉडल सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका अवचेतन होता है। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा, अवचेतन। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कि गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि की पहचान किया है? हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे, और बहुबुद्धि का सिद्धांत में उन्होंने टोटल 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जैसे कि प्रकृतिवादी बुद्धि, गणितीय बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि। 4 प्रकार तो हो गया। उसी तरह से आपका बहुत सारी बुद्धि होते हैं। तो टोटल उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का उन्होंने वर्णन किया है। बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किसने किया? तो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को दिया था आपका टर्मन साहब ने। आईक्यू लेवल जो आप निकालते हैं MA/CA जो आईक्यू लेवल निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? तो टर्मन साहब ने विकसित किया था। इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। कोई बात है जी? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। गार्डनर, समझ गए? तो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था जी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना बुद्धि इसमें बताया गया? तो 8 प्रकार की इसमें बुद्धि टोटल बताई गई। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि लब्धि प्राप्त करने में यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु, जिसको वास्तविक आयु भी कहते हैं, दोनों लगभग बराबर होता है, तो वह सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझा जाएगा। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति वो समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दमन क्या होता है? दमन का मतलब होता है कोई भी ऐसा विचार जो दिमाग में आता है और दिमाग में आने के बाद काफी ज्यादा बेचैनी हो जाती है, दिमाग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उस चीज को भूलना, उसी को कहते हैं दमन। उस चीज को भूलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? दमन। ऐसा विचार जो दिमाग में आ रहा है और बिल्कुल एकदम परेशान हो जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का दिमाग में, जैसे कि कोई एक्सीडेंट देख लिए रोड में और एक्सीडेंट में वही आदमी डेथ कर गया, तो वो दृश्य मन में आएगा बार बार, तो मानसिक बेचैनी होगा, परेशानी होगा, एकदम डर लगेगा। समझ गए? तो ये सब चीज को, वैसी चीज जिससे आपको मानसिक कष्ट पहुंचता है, उसको आप भूलते हैं। यानी वर्तमान मन का जो चेतन भाग है, चेतन से ढकेल करके आप कहां लेके चले जाते हैं? चेतन से ढकेल के आप कहां लेके चले जाते हैं? अवचेतन में लेके चले जाते हैं, ताकि वो याद ना आए। तो इसी प्रक्रिया को कहा गया दमन। और मानसिक रक्षा युक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो वो आपका दमन है। समझ गए? दमन एक ऐसा अंग रक्षा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत चिंता, तनाव, मानसिक द्विविध उत्पन्न करने वाले जितनी भी सामाजिक और सामाजिक तत्व है, वो सारे चीज को भूल करके चेतन से हम लेकर के चले जाते हैं अवचेतन में। इसी को कहते हैं दमन। समझ गए? ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगला देखिएगा, बुद्धि के 5 मॉडल सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था जेपी दास ने। जेपी दास ने यह बुद्धि का 5 मॉडल सिद्धांत दिया था। वह परीक्षण जिसके द्वारा एक समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है क्या कहलाता है? अब देखिएगा, व्यक्तिक परीक्षण में क्या होता है? किसी एक स्पेशल आदमी का एक साथ में क्या किया जाता है? बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। वह परीक्षण जिसके द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसको हम लोग व्यक्तिक परीक्षण कहेंगे। और इंटरव्यू में भी क्या होता है? साक्षात्कार में भी व्यक्तिक परीक्षण, किसी एक व्यक्ति का ही व्यक्ति का परीक्षण होता है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे एक तत्व नहीं माना जा सकता है? संवेगात्मक बुद्धि का मतलब हुआ इमोशन से जुड़ा हुआ बुद्धि। अब देखोगे, अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, जिसके पास संवेगात्मक बुद्धि ज्यादा है वो रखेगा। स्वयं को प्रेरित करना, दूसरे के संवेगों को पहचानना, ये सब ठीक है, लेकिन दूसरे पर सहानुभूति दिखाना ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक हो जाएगा। समझ गए?
ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्यक्तिक विभिन्नता में। व्यक्तिक विभिन्नता का क्या तात्पर्य है? व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, व्यक्ति के अंदर जो विशेषताएं हैं उसमें अंतर, व्यक्ति के व्यवहार पैटर्न में अंतर, ये दोनों हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा सी लोक होगा। व्यक्तिक विभिन्नता का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति समाज में, हर व्यक्ति के अंदर जो विशेषता है वो अलग अलग है। कोई व्यक्ति के अंदर ज्यादा गुण है, किसी के अंदर कम है। व्यक्ति के व्यवहार पैटर्न में भी अलग विभिन्नताएं होती है, किसी का व्यवहार अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है। तो ये सब चीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी लोक होगा। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया था? तो बुद्धि का संरचना मॉडल आपका दिया था गिलफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी लोक हो जाएगा। अब देखिए मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, ये चीज आपको पूछा गया है। जैसे कि अगर आप देखिएगा मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, उसको हम लोग, उसके अंदर जो बुद्धि आया, मूर्ति का स्वरूप जो आया, मूर्ति बनाने से पहले उनके दिमाग में एक पिक्चर छपा होगा मूर्ति का, और उस एक बुद्धि आया होगा। अब उसको क्या कर दिया उन्होंने, भौतिक रूप दे दिया। अब उसके बुद्धि को फिजिकली हम लोग देख सकते हैं। उसकी तरह से बढ़ई के अंदर मेज कुर्सी टेबल बनाने का आइडिया दिमाग में पहले आता है, तब उसको वो भौतिक रूप देता है, बनाता है, उसको हम लोग देख सकते हैं। राजमिस्त्री के अंदर दिमाग में आइडिया आता है, दीवार का डिजाइन ऐसे करना है, इस तरह से बनाना है, तो उसको भौतिक रूप में हम देख सकते हैं। सिविल इंजीनियर के अंदर जो बुद्धि होता है, तो वो कौन सा बुद्धि होता है? वो होता है मूर्त बुद्धि, क्योंकि उनके अंदर जो सड़क का निर्माण और पुल का निर्माण करने का आइडिया पहले आता है, तब उसको हम लोग अलग तरीके से देख सकते हैं भौतिक रूप में। तो वो बुद्धि जिसका स्वरूप को हम लोग देख सकते हैं उसको मूर्त बुद्धि कहते हैं, तथा जिसके स्वरूप को हम लोग देख नहीं सकते हैं उसको हम लोग अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अब बताइएगा, आप गणित के सवाल को हल कर रहे हैं, 5 गुना 5, इसको हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं ना, इसका कोई स्वरूप है नहीं है। तो गणित के सवाल को हल करने से जितने भी चीज हो रही है उसको हम लोग नहीं दे सकते, तो ये हमारा अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो बुद्धि एक होता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का मतलब हुआ सामाजिक बुद्धि जिसके अंदर ज्यादा होगा वो समाज में अपने आप को अच्छी तरह से समायोजित कर पाएगा, और जिसके अंदर सामाजिक बुद्धि कम होगा वो समाज में अपने आप को जल्दी समायोजित नहीं कर पाएगा। तो थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि हम अगर देखें तो बुद्धि को 3 कैटेगरी में बांटेंगे, एक हो जाएगा मूर्त, दूसरा हो जाएगा अमूर्त, और एक हो जाएगा सामाजिक। अगला देखिएगा, शेल्डन ने व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। शेल्डन ने क्या किया? शेल्डन ने क्या किया? लंबाकार, आयताकार, गोलाकार, ये कृष्णकाय नहीं होगा। उन्होंने क्या किया? व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर उन्होंने बांटा। व्यक्तित्व को उन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर बांटा, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। समझ गए? तो याद रखिएगा कृष्णकाय इसके अंतर्गत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारे डी लोक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु उपयोग प्रविधि को हम लोग कहते हैं। मानसिक रोगी का, जो मानसिक रोगी है, जो पेशेंट है, जो मानसिक रोगी है, उसको अभी कहां लेके जाया जा रहा है? तो अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सब चीज मिलाकर के अगर देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा सेंटर रांची में है। जो पागल लोग हैं उनका इलाज कहां किया जाता है? झारखंड की राजधानी रांची में किया जाता है। अब यहां मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिए जो पद्धति है उसको कहेंगे हम लोग मनोचिकित्सा। उसको क्या कहेंगे? मनोचिकित्सा। उसको साइकोन्यूट्रिक कहते हैं, साइकोन्यूरोलॉजी, साइकोन्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, साइकोन्यूरोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है। बात समझ में आ गई? उसको क्या कहते हैं? साइकोन्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलो अगला, धर्म किस प्रकार का समूह है भाई? तो धर्म आपका प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएगा, जाति आपका प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएगा, परिवार आपका प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएगा। परिवार, जाति, उसके बाद धर्म, ये सब आपका प्राइमरी ग्रुप है। और ग्रुप जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। कोई भी इंसान ग्रुप क्यों बनाता है? मानव ग्रुप यानी समूह का निर्माण इसलिए करता है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कोई भी इंसान ग्रुप बनाता है, कोई भी मानव ग्रुप बनाता है, कोई भी मानव ग्रुप बनाता है, तो ग्रुप इसलिए बनाता है, ग्रुप यानी समूह इसलिए बनाता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। जंगल में जाओगे, हाथी जो है, हाथी वो ग्रुप में घूमते हैं, समूह में। क्यों? ताकि कोई हमला ना कर पाए। समूह में अगर किसी के ऊपर हमला हो तो सबको इसका सामना करे। समझ गए? तो समूह के लिए बनता है सुरक्षा की भावना के लिए। अब उसी तरह से समूह को 2 भाग में बांटा गया, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक समूह की बात करें, परिवार, जाति, धर्म, ये सब प्राथमिक समूह है। उसके बाद राजनीतिक पार्टी के अंतर्गत कोई भी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, जितनी भी चीजें, राजद, जदयू, टीएमसी, जेएमएम, जितनी भी पार्टी है, तो वो आपके सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत आएगा। विद्यालय आपका सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत आएगा। प्राथमिक ग्रुप का, प्राथमिक समूह का आप हिस्सेदारी नहीं ले सकते, उसका सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो ये हमारा धर्म, जाति, परिवार प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएगा। किसने बहुबुद्धि के सिद्धांत को दिया?
हार्वर्ड गार्डनर ने दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं को टोटल 180 श्रेणी में बांटा गया है। गिलफोर्ड साहब जो हैं ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बुद्धि में क्या किया, इन्होंने क्या किया, बुद्धि को, बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं को कितना कैटेगरी में, 180 कैटेगरी में बांटा। 180 भाग में 180 श्रेणियों में उन्होंने बांटने का कार्य किया। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है बाबू? अपने ही देश पर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगला देखो, अपने ही देश पर परमाणु बम गिरा देगा किसी दिन पाकिस्तान। इतना मूर्खों का देश है वो, मूर्ख लोग रहते हैं वहां, इतना मूर्ख लोग रहते हैं, क्या करोगे? अपना ही देश में परमाणु, अपना ही देश में एक वो बम गिरा दिया, 30 से ज्यादा लोग मारे गए, 30 से ज्यादा लोग मारे गए। अरे बाप रे, समझ गए? इस तरह का मतलब मानसिक तौर पर इतना गिरा हुआ देश कहीं नहीं देखे। कहीं सुने हो कि अपना ही देश में अपना ही बम फेंके अपना ही नागरिक को मार दिया? ऐसा चीज हो रहा है आज के समय में। अब देखिएगा, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? तो ये तो हम बता ही दिए, जिसका रूप को देख सकते वो मूर्ति, जिसको नहीं देख सकते वो अमूर्त। बुद्धि लब्धि क्या है? तो बुद्धि लब्धि है आपका किसी भी व्यक्ति के मानसिक आयु और वास्तविक आयु का जो रेशियो है, उसी को हम लोग बुद्धि लब्धि कहेंगे। किसी भी व्यक्ति के मानसिक आयु और वास्तविक आयु का जो रेशियो होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बुद्धि लब्धि कहेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या बातें समझ में आ रही है? यस या नो? चलो बहुत अच्छी बात। अब अगला देखिएगा बाबू, क्या है? प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी सूझ समझ क्या है? प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनको सारी चीज में समझ में आता है, उनके अंदर सूझ ज्यादा होता है। सूझ यानी कोई भी चीज को समझने का गुण ज्यादा होता है, समझ गए? तो उसको कहेंगे प्रतिभाशाली बालक। किसने बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत दिया? एक कार्य के सिद्धांत विनय साहब ने दिया था, द्विकार्य के सिद्धांत एक्सपेरिमेंट साहब ने दिया था, त्रितत्व सिद्धांत दिया था आपका स्टर्नबर्ग ने, त्रितत्व सिद्धांत यानी त्रिकार्य के सिद्धांत। उसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। मतलब साइकोलॉजिस्ट आते गए, वो अपने अपने अनुसार सिद्धांत देते गए, समझ गए? बहुत सारा सिद्धांत गिना चुना आपके सिलेबस में दिया गया है। जब सिद्धांत की अगर बात करें तो सिद्धांत साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारा सिद्धांत है, गिने चुने सिद्धांत आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। अगर उठा के अगर डाल दिया जाएगा उसका 2% ही, तो आप पढ़ते रह जाइएगा जीवन भर, समझ गए? तो बहुत कम सिद्धांत है, तो 2-4 सिद्धांत है, उसको आप याद रखिएगा। अल्फ्रेड विने किस क्षेत्र में योगदान दिए थे? तो वो बुद्धि के क्षेत्र में। अब याद रखिएगा, सबसे पहले बुद्धि पर शोध कार्य यानी रिसर्च का काम किसने किया था? तो सबसे पहले रिसर्च का काम 1905 में अल्फ्रेड विने ने किया था, इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल क्रिया का अंतर परिणाम है? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जो जटिल क्रियाएं होती है, उससे हमारा बुद्धि का निर्माण होता है। पर्यावरण और आनुवंशिकता के कारण कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, उनको माता पिता से जो गुण मिलता है उसको कहेंगे आनुवंशिकता, और इस पर्यावरण से जो उसको सीख मिलता है उसको कहेंगे पर्यावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव के बीच ही उसके बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है, तो इतना याद रखिएगा। तो बच्चे जब आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है, उसी का परिणाम क्या होता है? बुद्धि होता है, बुद्धि बनता है उससे। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि बताए? 8 प्रकार के। तो पूछा जाएगा कि 8 प्रकार की बुद्धि कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। भाषिक बुद्धि, तार्किक, गणितीय बुद्धि, देशगत बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक संवेदात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक, प्रकृतिवादी, ये सारे टोटल 8 प्रकार की बुद्धि उसमें बताया गया था, समझ गए? अब देखिएगा, आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को हम लोग मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मूल्य कहते हैं। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को हम लोग मूल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी लोग हो जाएगा। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो पास मॉडल का विस्तारित रूप ये हो जाएगा योजना, उसके बाद अवधान भाव प्रबोधन, और हो जाएगा आपका सहकालिक अनुक्रमिक सिद्धांत। तो पास मॉडल के बारे में हम लोग पढ़े थे सेकंड चैप्टर में। कहां पढ़े थे जी? सेकंड चैप्टर में पढ़े थे पास मॉडल के बारे में। सेकंड चैप्टर में हम लोग पास मॉडल के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। सेकंड चैप्टर में हम लोग पास मॉडल के बारे में। देखिएगा, मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि है। मनोविज्ञान में किसी भी आदमी के गुण को मापने की अलग अलग विधियां हैं। तो हम लोग साक्षात्कार के इंटरव्यू के माध्यम से किसी के गुण का मूल्यांकन कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से। लेकिन मनोचिकित्सा क्या है? ये मनोचिकित्सा मानसिक रोगी के इलाज का एक पद्धति है। मनोचिकित्सा मानसिक रोगी के इलाज का एक पद्धति है। ऑप्शन नंबर हमारा
क्या हो जाएगा, डी लॉक हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार में बांटा था, एक हो जाएगा मूर्त, एक हो जाएगा अमूर्त और तीसरा हो जाएगा सामाजिक। तो किसने बुद्धि को 3 कैटेगरी में बांटा, थॉर्नडाइक ने बांटा, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। तो थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि का विचार को प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक लड़की का अपने पिता के साथ कामुक लगा, उसको इलेक्ट्रा मनोग्रंथि कहेंगे, और लड़का के अंदर आपका क्या पाया जाता है, एडिपस मनोग्रंथि। अब यहां देखिएगा स्वेन से आप क्या समझते हैं, स्वेन का मतलब होता है खुद की अवधारणा, खुद के बारे में। अंग्रेजी शब्द हिंदी का रूपांतरित रूप जो होता है स्वेन होता है, जब कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में अनुभव करता है, अपने बारे में समझता है, अपने ऊपर विश्वास करता है, तो ये सब चीज को हम लोग क्या कहेंगे, स्वेन कहेंगे, यानी सेल्फ कहेंगे। बात समझ में आ रही, इसको क्या कहेंगे, स्वेन यानी सेल्फ कहेंगे। अब देखिएगा अगला हमारा सेकंड चैप्टर के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग जल्दी से देख लेंगे। व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार में किसने बांटा, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में जो बांटने का कार्य किया था ये युंग साहब ने किया था। किसने, युंग ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएंगे। ईड जो आधारित होता है, देखिए यहां अगर देखा जाएगा इमोशन, अगर देखा जाएगा व्यक्तित्व के निर्माण को 3 भाग में बांटा गया है, ईड हो जाएगा, ईगो हो जाएगा और एक हो जाएगा सुपर ईगो। समझ गए, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड जो होता है ये सुख के सिद्धांत पर यानी सुखी से सिद्धांत पर आधारित होता है, और ईगो जो होता है, ईगो आपका वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है, और नैतिकता के सिद्धांत पर सुपर ईगो। पूछेगा ईड किस पर आधारित है, तो बच्चे के अंदर सबसे पहले जो भावना विकसित होता है वो ईड का होता है, और ईड हमारा सुख के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि बच्चा को सबसे पहले सुख चाहिए, वो ये नहीं देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है, उनको आनंद की प्राप्ति चाहिए, आनंद चाहिए। तो ईड आपका सुख के सिद्धांत पर आधारित है, और ईगो जो है, ईगो आपका वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, और साथ ही साथ आपका सुपर ईगो जो अंतिम पड़ाव है वो आपके नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी बच्चे के अंदर ईड जो होता है वो बच्चे के अंदर सुख के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, और ईगो जो होता है बच्चे के अंदर ईगो जो लाता है वो वास्तविकता की चीज को बढ़ाने का काम करता है, और सुपर ईगो बच्चे को नैतिकता का नियम सिखाता है। बात समझ में, निम्नलिखित में से कौन आनंद के नियम पर आधारित है, तो ईड ऑप्शन नंबर ए लोक हो जाएगा। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, सुपर ईगो, सुपर ईगो करता है ना, तो जस्ट अभी ने बताया हमने, तो इसको क्या कहेंगे, पड़ाहम कहेंगे जी। ऑप्शन नंबर सी लोक हो जाएगा। पड़ाहम जो है सुपर ईगो का क्या करता है, नेतृत्व करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो सबसे पहले किया था गाल्टन ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी लोक हो जाएगा। अब देखिए व्यक्तित्व क्या होता है, ये आपका सब्जेक्टिव पूछा गया। तो व्यक्तित्व की बात करें, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका बोलने का तरीका, आपका शारीरिक लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा, ये सारे चीज को मिलाकर के आपके व्यवहार का निर्माण होता है। आपकी किसका निर्माण होता है, व्यवहार का निर्माण होता है, मतलब व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये कहता है शर्मैन, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व विशिष्ट व्यवहार का उसका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का विशिष्ट व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व है। पर्सनैलिटी जो शब्द निकला है ये परसोना से निकला है, लैटिन शब्द परसोना से, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। समझ गए। अब देखिएगा अगला प्रश्न की बात करते हैं, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो कोई भी क्षेत्र में, जॉब लेने जाइए, कोई काम में जाइए, नौकरी लेने जाइए, कहीं क्षेत्र में, समझ गए। उत्तरदायी पद पर बैठने के लिए आईएएस आईपीएस का एग्जाम दीजिएगा, इंटरव्यू होगा। समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए, कोई भी व्यक्ति समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता, उसको दूर करने के लिए, नेता का चुनाव करने के लिए, ये सारा चीज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व मापन का उपयोग ये तीनों क्षेत्र के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सा विशेषता पाई जाती है, तो टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व की बात करें तो इसमें प्रतियोगी की भावना पाई जाती है, आक्रामकता का भावना पाया जाता है, बेसब्री का भावना पाया जाता है, प्रतियोगिता की भावना, मतलब हमेशा कंपटीशन की दुनिया में रहेगा, दूसरे को पीछे करने में लगा रहेगा। समझ गए, दूसरे को जो है पीछे करने में लगा रहेगा। उसके बाद गुस्सा ज्यादा आएगा, सब्र नाम का चीज नहीं होगा। समझ गए, बेसब्री होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी लोक हो जाएगा। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो ये तीनों विशेषताएं पाई जाती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है, तो पहले होगा ईड, उसके बाद होगा ईगो, उसके बाद होगा सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो, बात समझ में आ गई। तो पहला क्या होगा, ईड अहं पढ़ाहम, ईद अहम पढ़ांग, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा
राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं कि फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका दमन, ऑप्शन नंबर सी लोक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, समझ गए, युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो यहां देखोगे 3 प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, लेकिन एंडोमॉर्फिक नहीं होगा क्योंकि युंग ने व्यक्तित्व को 3 भाग में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में बांटने का कार्य किया था। अब देखिए फ्रायड ने मन के सकारात्मक रूप को 3 भाग में बांटा है, यानी मन के लेवल को 3 भाग में, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये तो हम बता ही दिए। अगला देखिएगा चेतन अर्धचेतन के बारे में पूरा डिटेल से में लिखा है। ये पूछेगा कि चेतन का संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध हमारे वर्तमान चिंतन से है, जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, यानी वर्तमान चिंतन को ही हम लोग चेतन कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा अर्धचेतन, जब हम किसी का नाम याद करने में असमर्थ होते हैं, हालांकि वो मेरा मित्र है, फिर भी कभी कभी उसका नाम पुकारने में कठिनाई होती है या भूल जाते हैं, फिर याद करने पर याद आ जाता है, तो वो सारी चीज जाकर के सेव होता है आपका अर्धचेतन में। उसके बाद होता अवचेतन, ये अर्थ चेतन के ठीक नीचे वाला भाग है। फ्रायड ने इसे सूचना यानी चेतना का सबसे बड़ा भाग कहा है। इसके अंतर्गत विचार, इच्छा, दुख आकर के सारा चीज समायोजित हो जाता है। तो चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन, बात समझ में आई क्या? चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन समझ में आया? बिल्कुल ठीक। अब देखो अगला प्रश्न पूछा गया, स्वयं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? स्वयं की अवधारणा अर्जित की जाती है, यह जन्मजात नहीं होता। कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से सीख करके नहीं आता है। वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा कि स्वयं की अवधारणा आपको अपने दुनिया में आकर के खुद अर्जित करना होगा। कोई भी व्यक्ति आकर के गरीब बनता है, अमीर बनता है, या फिर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनता है, शिक्षक बनता है, टीचर बनता है, वकील बनता है, या फिर पायलट बनता है, या फिर साइंटिस्ट बनता है, कोई भी चीज़ बनता है, नेता बनता है, तो वो यहाँ आकर के अर्जित करता है वो गुण, तब सीख पाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से टीचर बन के, डॉक्टर बन के, वकील बन के, नेता बन के, कुछ भी बन के नहीं आता है, दुनिया में आके सीखता है। तो स्वयं मतलब खुद की अवधारणा हम लोग दुनिया में आके बनाते हैं, ये जन्मजात नहीं होता है। ये वाला जो सेक्शन है सही है, गलत हो जाएगा। आपको पूछा ये कि कौन सा गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। स्वयं का विकास लगभग 2 साल की आयु में होने लगता है, मतलब बच्चा जो होता है, बच्चा स्वयं की अवधारणा को नहीं समझता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ दुनिया में आ गए। अचानक उनको कुछ पता नहीं होता। जब उनका 2 साल का एज हो जाता है तब वो समझने लगता है कि ये माँ है, ये बाप है, ये दादा है, नानी है, भाई है, बहन है ना, तब वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने लगता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद मनुष्य स्वयं लेकर जन्म नहीं लेता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। किस अवस्था में ज्ञानेंद्रिय पर फोकस होता है, तो लिंग प्रधान अवस्था में। देखिएगा फ्रायड ने क्या किया, आपके मन के विकास की अवस्थाएं बताई है, तो लिंग प्रधान अवस्था में सुख की प्राप्ति लिंग से करता है। आप देखोगे शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक क्या है, तो व्यवहार में संसक्तता और व्यवहार में स्थिरता दोनों, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो सबसे पहले मौखिक अवस्था का विकास होगा। बच्चा पहले मौखिक अवस्था का विकास करता है, उसके बाद गुदा अवस्था, उसके बाद अवगत अवस्था, ये वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी लोक हो जाएगा। अब ये सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने कहां पढ़ा था, इस सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है, जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू देता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू देता है इसका उद्देश्य होता है अवलोकन के लिए अवसर पाना, आमने सामने से संपर्क करके सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं का स्रोत बनाना, ये सभी जो हैं ये साक्षात्कार के उद्देश्य होते हैं, यानी साक्षात्कार का उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यह राइट आंसर हो जाएगा। स्वप्न विश्लेषण, जब किसी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो यह इच्छा अवचेतन में चला जाता है, समझ गए, और जब व्यक्ति सोता है तो इसी इच्छा को सपने में पूरा कर लेता है, उसे स्वप्न विश्लेषण कहते हैं। जैसे कि आपको बचपन का याद होगा, आपको बचपन में शौक था कि छोटा जीप खरीद के दे, जीप, है ना, आपको बचपन में शौक था कि हमको साइकिल खरीद के दे, समझ गए, हमको भी था लेकिन मिला नहीं, साइकिल खरीद के दे, छोटा साइकिल, छोटा वाला साइकिल जो होता है, लेकिन आपको नहीं मिला। आपको बचपन में शौक था कि हमको जीप खरीद के दे, छोटा वाला जीप जो होता है बच्चा के खेलने के लिए, आपको बचपन में शौक था कि हमको छोटा साइकिल खरीद के, लेकिन नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वही चीज़ आपका दिमाग में चलेगा, जब आप सोइएगा ना तो आपके दिमाग में वही चीज़ आएगा। तो बच्चा के साथ यही व्यवहार होता है। बच्चा जब दिन में कोई चीज़ पाने के लिए जिद करता है, जब बच्चा दिन में अपने माँ बाप के पास कोई भी चीज़ पाने के लिए, लेने के लिए जिद करता है, अगर उस जिद को पूरा ना किया जाए तो बच्चा जब सोएगा तो सपना में भी वही चीज़ चलेगा,
उसी को हम लोग कहेंगे सपन विश्लेषण। बात समझ में आ गई। अब देखो, लिंग प्रधान अवस्था में लिंग प्रधान अवस्था में किसका विकास होता है? तो एडिपस, समलैंगिकता, विषमलैंगिकता। लिंग प्रधान अवस्था में किसका विकास होता है? समझ गए। तो यहां होता है एडिपस मलोगैनिथिका, समलैंगिकता, विषमलैंगिकता, उपरोक्त सबों का। ठीक है, अब यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। लिंग प्रधान अवस्था में जाकर ही बच्चे, लड़का के अंदर एडिपस मनोग्रंथि और लड़की के अंदर इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन अधिकारी ग्रंथि है? तो इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 10th क्लास का बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कपाड़ में होता है, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी लोग हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक तत्व है? तो ये आपका हो जाएगा पारिवारिक वातावरण, शारीरिक रचना। ऑप्शन नंबर डी लोग हो जाएगा। व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? परिवार का। ऑप्शन नंबर ए परिवार, उसके बाद समाज, विद्यालय, महाविद्यालय का। सबसे ज्यादा परिवार का प्रभाव पड़ता है, बच्चा सीखता है परिवार में ही। ठीक है, व्यक्तित्व, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता का इंडिविजुअल, देखो इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। तो कोई भी व्यक्ति के विशेषताओं में अंतर होता है, कोई भी व्यक्ति के अंदर ज्यादा विशेषता होगा, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम होता है। व्यक्ति के व्यवहार में कम अंतर होता है, व्यवहार में भी, पैटर्न में भी अंतर होता है। तो व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ हुआ ये दोनों। ऑप्शन नंबर सी लोग हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? तो ये हमारा सामाजिक दबाव या दबाव का प्रकार है, स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा प्रतिबल प्रबंधन से संबंधित नहीं है? तो व्यायाम, मनन विधि, बायोफीडबैक, दमन नहीं है। बाकी ये तीनों से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रतिबल को, यानी अपने अंदर स्ट्रेस को हम लोग कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करीब 75% बीमारी जो होता है, करीब 75% बीमारी जो होता है वो दबाव के कारण होता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर 75%, 75% बीमारी जो होती है वो दबाव के कारण होती है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हैंस सेलिए किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तनाव के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट हैं जो तनाव के क्षेत्र में रिसर्च का काम करते हैं। हैंस सेले ने क्या दिया था? सामान्य अनुकूलन संरक्षण सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। सामान्य अनुकूलन संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? हैंस सेले ने दिया था, जिसको हम लोग जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको गैस थ्योरी भी कहते हैं। सिलेंडर का गैस नहीं, गैस का मतलब हुआ, गैस का मतलब क्या हुआ? गैस का मतलब हुआ जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का सिद्धांत विकसित किया, जो तनाव को का सामना करने के लिए शरीर की प्रतिक्रिया के 3 चरणों का वर्णन करता है, चेतावनी, प्रतिरोध और परिश्रांति। सैले ने तनाव पर विस्तृत शोध किया, जिससे यह समझने में सहायता मिली कि शरीर किस प्रकार बाहरी दबाव के प्रति प्रतिक्रिया करता है। समझ गए। तो हैंस सैले ने सामान्य अनुकूलन संरक्षण सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जब इंसान के अंदर तनाव आता है तो सबसे पहले उनके अंदर घंटी बजता है चेतावनी का। कहा जाता है कि तनाव आया, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ सामना करने के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेज में आदमी उस तनाव का सामना करता है, और लास्ट स्टेज में उस तनाव का सामना कर लेता है, तनाव खत्म हो जाता है तो परिश्रांति यानी आराम की अवस्था में चला जाता है, या फिर उस तनाव का सामना अगर नहीं कर पाता है तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, फिर वो आराम करता है। बात समझ में आ गई। तो ये 3 अवस्थाएं इसमें बताई गई थी, याद रखिएगा। पढ़ाए हैं ये सब चीज सेकंड चैप्टर में। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रतिबल है? द्विंद, विकुंठा, विवाह विच्छेद। समाज के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको सामाजिक प्रतिबल कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, समायोजन का मतलब हुआ अपने आप को समाज के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया को हम लोग समायोजन कहेंगे। अपने आप को समाज के अनुसार बनाने की प्रक्रिया को हम लोग समायोजन कहते हैं, जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट। समझ गए। अंग्रेजी शब्द एडजस्टमेंट, अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण समायोजन होता है। समायोजन का अर्थ होता है किसी भी वातावरण में अपने आप को ढालना या अनुकूल बनाना। जेम्स ड्रेवर के अनुसार 1952 में इन्होंने कहा था, विशिष्ट परिस्थितियों की पूर्ति के लिए जो संशोधन किया जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समायोजन यानी एडजस्टमेंट कहते हैं। समायोजन यानी एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तनाव के धनात्मक पहलू को हम लोग क्या कहते हैं? यूस्ट्रेस कहते हैं। ऋणात्मक पहलू को हम लोग डिस्ट्रेस कहते हैं। और तनाव जब किसी चीज से बार बार काम करने से उत्पन्न होता है तो उसको हाइपोस्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मृत्यु क्या है? एक व्यथा उत्पन्न करती है। व्यथा का मतलब हुआ जिंदगी भर होने वाला शौक। जिंदगी भर आपको शौक देगा, झटका देगा। किसी की अगर मृत्यु हो गई परिवार में तो जिंदगी भर आपको कहीं ना कहीं रोना आएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये व्यथा के प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? तो आंतरिक दबाव ये मनोवैज्ञानिक प्रतिबल है। द्विंद, कुंठा है, लेकिन शोर,
शोर का मतलब होता है हल्ला गुल्ला। ये एक दबाव उत्पन्न करने का कारक है, ना कि मनोवैज्ञानिक प्रतिबल है। समझ गए? बर्नआउट अवस्था है तो शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की अवस्था है बर्नआउट। समझ गए? ऑप्शन नंबर हमारा ए लोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बर्नआउट का मतलब हुआ जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा तरह से क्या हो जाता है। जब व्यक्ति बर्नआउट किसको कहते हैं, ध्यान से देखो, जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा थक जाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा परेशान हो जाता है, तो जिस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल बेचैन रहता है, बिल्कुल परेशान रहता है, तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं बर्नआउट। और इसका जस्ट उल्टा होता है शिथिलीकरण। शिथिलीकरण में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल आराम अवस्था में रहता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अगला। आधुनिक दबाव शोध का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हैंस सेलिये को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिबल के बारे में दिया गया। प्रतिबल आप लिख सकते हो, प्रतिबल जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इसका उत्पत्ति स्ट्रेस से हुआ है। जब कोई व्यक्ति असहज महसूस करता है, अपने आप को समाज में फिट महसूस नहीं करता, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? प्रतिबल कहेंगे। समझ गए? अब देखिएगा यहां दिया गया है, अगला जो दिया गया है, बुलिमिया क्या है? बुलिमिया एक भोजन संबंधित विकार है। समझ गए? जिसमें भूख अधिक लगता है। और एलोमिया जिसमें भूख क्या लगता है? अधिक लगता है। बुलिमिया एक भोजन संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति को भूख बार बार यानी अधिक भोजन करता है और बाद में इसे खत्म करने के लिए उल्टी भूखे रहने या फिर अत्यधिक व्यायाम जैसे तरीकों का उपयोग करता है, ज़्यादा ठूस ठूस के खा लेता है। और इसका जस्ट उल्टा होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं और मेरा मोटाई बढ़ रहा है, इसलिए वो खाना पीना कम कर देता है। बात समझ में आ गई? तो बुलिमिया का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? तो बुलिमिया का जस्ट उल्टा होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, सामान्य असामान्य तथा श्रेष्ठ में जो अंतर होता है वो मात्रा का अंतर होता है। एक्रोफोबिया का मतलब वो ऊंचाई से डर। समझ गए? अगला देखिएगा, एगोराफोबिया का मतलब हुआ भीड़ भाड़ वाले इलाके से डर। अब ये जो एगोराफोबिया वाली बात है, ये एगोराफोबिया वाली बात किसमें पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। समझ गए? बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। अब कोई भी छोटा बच्चा होगा, उसको अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेके जा रहे हैं तो क्या होगा? उसको अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेके जा रहे हैं तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे के अंदर ये वाला बीमारी होता है, एगोराफोबिया वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता यही होती है कि इसमें अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी आता है। लेकिन देखो, बुलिमिया का क्या मतलब होता है? बुलिमिया में ये भी भोजन संबंधी विकार है और एनोरेक्सिया नर्वोसा भी भोजन संबंधी विकार है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है कि इसमें भोजन कम करता है, व्यक्ति को लगता है कि हम मोटा ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए वो भोजन कम करता है। और बुलिमिया में क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है कि हम पतले दुबले हो रहे हैं, इसलिए वो खाता ज्यादा है, यानी हद से ज्यादा वो भोजन करता है। तो ये दोनों क्या है? भोजन संबंधी विकार है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में भोजन कम करता है, यानी बहुत खाना कम कर देता। और सामान्य व्यवहार किसको कहते हैं? वैसा व्यवहार जो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है, जो समाज नहीं मानता है, समाज के सामने वैलिड नहीं है, तो उसको हम लोग असामान्य व्यवहार कहेंगे। यानी अंग्रेजी शब्द में एबनॉर्मल उसको कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण असामान्य होता है। जो व्यक्ति हमेशा परिवर्तित होता है, यानी एक जैसा नियमित रूप से होना, यानी ये हो जाएगा आपका असामान्य व्यवहार। मॉर्फिन का प्रयोग करने से क्या होता है? मॉर्फिन, हीरोइन और कोकीन, ये सब जो है आपके मादक पदार्थ हैं। मॉर्फिन का प्रयोग होता है पीड़ा को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए। आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो पीड़ा यानी दर्द को कम करने के लिए जो आपको दवाई देता है वो मॉर्फिन से बनता है बाबू। समझ गए? अब देखो, किसी सामान्य प्रक्रिया को व्यक्ति द्वारा असामान्य रूप से बार बार दोहराने की अवधि को हम लोग प्रभाग का नियम कहेंगे। बार बार दोहराने की अवधि को हम लोग क्या कहेंगे? प्रभाग का नियम कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी लोग हो जाएगा। बुलिमिया एक ऐसी विकार है जिसमें भोजन अधिक लगता है, भूख अधिक लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी लोग हो जाएगा। सॉरी, तो इसमें जो है भूख जो है कम लगता है, सही बोले। एनोरेक्सिया नर्वोसा में ज्यादा लगता है। ठीक है, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? कोकीन, स्मैक और अफीम। लेकिन कॉफी हम लोग तो पीते हैं, ये तो क्या है? एक द्रव्य पदार्थ है, यानी आपका बागानी कृषि के अंतर्गत आएगा, ज्योग्राफी वालों। अब देखिएगा, सामान्य व्यवहार की मापदंड क्या होती है? समाज के द्वारा स्वीकृत होता है, दूसरों के लिए खतरनाक नहीं होता है और अनुपालक व्यवहार होता है। ये सभी उसी को कहेंगे सामान्य व्यवहार। बात समझ में आ गई? मनोविकार से आप क्या समझते हैं? समझ गए? मनोविकार यानी मनोवैज्ञानिक विकार से आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति का व्यवहार सामान्य व्यक्ति से अलग होता है,
उसे ही मनोविकार कहते हैं, मनोवैज्ञानिक विकार कहते हैं, है ना। कायारूपी विकार, जब क्या किसी व्यक्ति का शरीर में कोई दोष यानी डिफेक्ट होता है उसको कायारूपी विकार कहते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।